नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो संपूर्ण विश्व का सबसे परिचित और सबसे चर्चित विषय है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो ग्लोबल कम्युनिटी की, संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोगों की दशा और दिशा को तय करता है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो संपूर्ण विश्व की जो समकालीन समस्याएं हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उनके समाधान के लिए पूरे विश्व बिरादरी को एक मंच प्रदान करता है, उन्हें एक स्थान पर लाता है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसका आगमन होता है, उसका मतलब वो आता है और शीघ्र ही वो विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय विषय बन जाता है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं, उनके समाधान हेतु वो चर्चा, कूटनीति, डिप्लोमेसी को महत्व देता है। तो मित्रों, अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, कूटनीति, एक शब्द इस्तेमाल किया कूटनीति, जिसको इंग्लिश में हम डिप्लोमेसी कहते हैं। तो जो ये कूटनीति शब्द है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चैलेंजेस होते हैं उनके समाधान में ये कूटनीति, डिप्लोमेसी को बड़ा महत्व देता है। तो जो डिप्लोमेसी शब्द है, इस शब्द का जो प्रतिपादक है वो एडमंड बर्ग को माना जाता है। एडमंड बर्ग को माना जाता है और उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल 1796 में किया था। 1796 में जो डिप्लोमेसी शब्द है, इसका प्रतिपादक एडमंड बर्ग को माना जाता है और उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल 1796 में किया। और जो ये डिप्लोमेसी शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के डिप्लाउन या डिप्लोमा शब्द से मानी जाती है। तो जो डिप्लोमेसी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के डिप्लाउन या डिप्लोमा शब्द से मानी जाती है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मोड़ना या दोहरा करना। दोहरा करना, इसलिए इसको मोड़ना या दोहरा करना कहा जाता है क्योंकि मित्रों, जब दो देशों के जो राजनयिक होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, जब वो आपस में चर्चा करते हैं किसी विषय पर, तो उसमें बातों को बहुत ही घुमा फिरा करके, वो क्लियर कट बात नहीं करते हैं, बहुत ही मतलब घुमा फिरा करके बात करते हैं। तो इसीलिए इसमें होता है कि चीज़ों को दोहरा करना, मोड़ना, मतलब बहुत ही घुमा फिरा करके बातें की जाती हैं। तो इसीलिए इसको मतलब जो डिप्लोमा जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मोड़ना या दोहरा करना। और अभी हमने आपको कुछ देर पहले ये बताया कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक ऐसा विषय है जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर विद्यमान समस्याएं होती हैं, चैलेंजेस होती हैं, तो उनके समाधान के लिए ये क्या करता है कि विश्व बिरादरी को
ग्लोबल कम्युनिटी को एक मंच पर लाता है। जो विश्व के नेता होते हैं उनको एक मंच प्रदान करता है, उनको एक स्थान पर वो बैठाता है, एक स्थान पर लाता है और वो समस्याओं के समाधान के संबंध में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो प्रॉब्लम है, जो युद्ध चल रहा है, बड़ा चर्चित युद्ध है, जो रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, रूस और यूक्रेन युद्ध जो है, अब देखिए इसमें परिणाम चाहे जो हो, चाहे रूस जीते यूक्रेन हारे, यूक्रेन जीते रूस हारे, जो भी है, लेकिन अंततः उसमें बात होगी ही होगी। युद्ध हारने जीतने के बाद अंत में संबंध बहाल होंगे और वार्ता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो कंटेम्प्रेरी जो ग्लोबल चैलेंजेस होते हैं उनके समाधान हेतु वो डिप्लोमेसी को, वार्ता को बड़ा महत्व देता है और उनके शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। और बहुत सारे युद्ध हुए हैं, युद्ध के बाद अंततः होता क्या है भाई, युद्ध में कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन युद्ध के बाद अंततः बात होगी, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको रिज्यूम किया जाता है, उनको पुनः बहाल किया जाता है। लेकिन उसमें होता एक चीज़ ये है कि युद्ध में जो देश विजयी होता है वो पराजित देश के ऊपर कुछ ऐसी शर्तें थोपता है कि पराजित देश उसको मानने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वो बैटल फील्ड में हार चुका होता है, धूल धूसरित हो चुका होता है, इसलिए वो कुछ बातों को उसको मानना पड़ता है और अंततः वो मान भी जाता है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम किसे कहते हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। कि जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आशय ये होता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाली राजनीति को ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाली जो राजनीति है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स है, संसार है, और इसमें बहुत सारे देश हैं। जैसे ये हो गया आपका यूएसए है, ये आपका ब्रिटेन है, फिर आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और भी बहुत सारे देश हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो अमेरिका ब्रिटेन के बीच, या अमेरिका भारत के बीच, भारत ब्रिटेन के बीच, इंडिया चाइना के बीच, चाइना यूएसए के बीच, इनके बीच घटित होने वाली राजनीति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहेंगे। या मान लीजिए कि किसी ग्रुप में बहुत सारे राष्ट्र हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप में यूएसए और ब्रिटेन हो गया, एक ग्रुप में इंडिया और चाइना हो गया। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि वहाँ पर यूएसए और ब्रिटेन का एक मत है और इंडिया और चाइना का जो मत है वो एक है। तो ऐसी स्थिति में तो इन दोनों के बीच जो घटित होने वाली जो राजनीति है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहेंगे। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आशय दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाली राजनीति, घटित होने वाली राजनीति को ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। और मित्रों, जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसका
इसके अनेकों नाम हैं। इसके नाम को लेकर के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। तो जहाँ तक इसका नामकरण है तो अनेकों नाम मिलते हैं, और अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसका जो नामकरण है, इसके संबंध में जो अनेकों नाम हैं वो क्या क्या हैं और कौन से नाम अत्यधिक प्रसिद्ध हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नामकरण। मित्रों, इसके नाम के संबंध में कुछ अनेकों नाम मिलते हैं। जैसे एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है ही है, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मिलता है, विश्व राजनीति भी इसका नाम मिलता है कहीं कहीं। विश्व मामले या वैश्विक मामले। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जहाँ तक नाम की बात है तो इस संबंध में अनेकों नाम दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो है ही है, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, विश्व राजनीति है, विश्व मामले हैं। लेकिन इन सारे नामों के बावजूद जो दो नाम हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल, उन्हीं नामों का इस्तेमाल होता है। और जो ये विश्व राजनीति है, विश्व मामले हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होता है। और जो दो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल बहुतायत रूप में होता है और इन्हीं के नाम से ये विषय जाना भी जाता है, तो वो दो शब्द हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब हम ये देखेंगे कि इस विषय के संबंध में इन दो नामों का जो बहुतायत से इस्तेमाल होता है, इनमें क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक हैं या इनमें कोई अंतर है। देखिए, जहाँ तक इन दो नामों का संबंध है तो बहुत सारे लोग इसको एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये अवधारणात्मक रूप में ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये एक व्यापक अवधारणा है। ये एक व्यापक अवधारणा है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आशय होता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, जो आपसी संबंध होते हैं, जो इनके पारस्परिक संबंध होते हैं, इन संबंधों के विभिन्न पहलुओं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आशय एक ऐसी अवधारणा से होता है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनके विभिन्न पहलुओं,
जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और जो दूसरा शब्द है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो इस संबंध में जो दूसरा प्रचलित शब्द है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक संकुचित अवधारणा है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक पहलू का अध्ययन। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ जो सरकारी स्तर के संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इसमें क्या अंतर है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसमें कोई दुविधा नहीं होगी हमारे ख्याल से। और इसके बीच का जो अंतर है वो हम और स्पष्ट कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। देखिए इसके बीच का जो अंतर है और इसको तुलनात्मक रूप से देख लीजिए, हालांकि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए ये जो है ये एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित अवधारणा है। इसमें यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो या दो से अधिक राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों मीन्स उनके जो आपसी संबंध हैं, उनके बीच का जो संबंध है। तो पारस्परिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या होता है, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पहलू
राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक पहलू मतलब सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी स्तर के संबंध होते हैं, जो सरकारों के लेवल के संबंध होते हैं, उसी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बेसिक डिफरेंस है, जो महत्वपूर्ण अंतर है, ये इस प्रकार से है, इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि इस विषय के संबंध में दो नाम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो अत्यधिक लोकप्रिय हैं। कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो इस विषय के नामकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, और कौन से ऐसे विद्वान हैं जो इस विषय के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस जो शब्द है इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। हेरल्ड स्प्राउट, और मार्गरेट स्प्राउट, ये ऐसे विद्वान हैं, हेरल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट, जो इस विषय के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो इस विषय के नामकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, ये इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हेरल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट। और पामर व परकिंस, जॉन बर्टन, चार्ल्स स्लीचर, पामर व परकिंस, जॉन बर्टन, चार्ल्स स्लीचर, ये ऐसे विद्वान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रूपी शब्द को महत्व प्रदान करते हैं। ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और दो विद्वान ऐसे हैं जो इन दोनों नामों को एक समान मानते हैं, इन दोनों का अदल बदल करके इस्तेमाल करते हैं। वो विद्वान कौन हैं? उनमें वो विद्वान हैं H.J. मॉर्गेनथाउ, H.J. मॉर्गेनथाउ, H.J. मॉर्गेनथाउ और केनेथ थॉम्सन, ये ऐसे विद्वान हैं जो इन दोनों नामों का अदल बदल के इस्तेमाल करते हैं। ये इन दोनों नामों का इस्तेमाल करते हैं। ये इन दोनों नामों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। वो कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, ये पॉइंट आप विशेष तौर पर इस पर गौर करिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूछ ले कि कौन सा ऐसा विद्वान है जो
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द को महत्व प्रदान करता है, या कौन सा ऐसा विद्वान है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को महत्व प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रूपी शब्द को। या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा ऐसा विद्वान है जो इन दोनों नामों का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों नामों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। तो वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, इसलिए आप इस पॉइंट पर विशेष गौर करिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये मैंने जो लिखा है अभी। और अब हम आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में, एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में यह कब से विद्यमान है, और एक विषय के रूप में कब से अस्तित्व में आता है। तो अब हम इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मित्रों, जहाँ तक इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है, तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रक्रिया के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, और दूसरा है एक अनुशासन के रूप में। अनुशासन यानी विषय के रूप में। एक प्रक्रिया के रूप में, जहाँ तक एक प्रक्रिया के रूप में इस विषय की बात है, तो यह विषय, मैं एक प्रक्रिया के रूप में इस विषय की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक एक प्रक्रिया के रूप में इस विषय की बात है, तो ये बहुत ही पुराना है। ये इतना पुराना है जितनी पुरानी राज्य रूपी संस्था है, क्योंकि वो चाहे प्लेटो का टाइम रहा हो, अरस्तु का टाइम रहा हो, मध्यकाल रहा हो, जो भी समय रहा हो, तो उसमें अरस्तु और प्लेटो के टाइम में जो सिटी स्टेट्स होते थे, जो नगर राज्य होते थे, तो इन नगर राज्यों के जो आपसी संबंध थे उस समय भी थे, और एक नगर राज्य का राजदूत दूसरे नगर राज्य में जाता था। तो इस प्रकार से जो राजदूतों मतलब विभिन्न राज्यों के राजदूत एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, फिर वहाँ पर अस्थायी रूप से रहते भी थे, जैसा कि आजकल जो मिशंस होते हैं। तो उसमें क्या है कि वहाँ भी उस समय भी राजदूत रहते थे। तो हालांकि यह प्रक्रिया बहुत पुराने समय से चल रही है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जब से राज्य है तब से यह प्रक्रिया चल रही है, तब से यह प्रक्रिया पाई जा रही है। वो प्लेटो अरस्तु का टाइम हो, मध्यकाल रहा हो, और आधुनिक काल में तो है ही है। तो ये प्रक्रिया के रूप में बहुत पुराना है, उतना पुराना है जितना पुराना राज्य है। लेकिन जब हम एक अनुशासन के रूप में इसकी बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इसकी बात करते हैं, तो इसकी उत्पत्ति वो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होती है, अर्थात 1919 में। एक अनुशासन के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो शुरुआत होती है वो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंत के बाद 1919 में होती है, जहां पहली बार वेल्स विश्वविद्यालय में
वेल्स विश्वविद्यालय में वुडरो विल्सन पीठ, वुडरो विल्सन पीठ की स्थापना होती है। और मित्रों यही वो घटना है जहाँ से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में होती है 1919 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समापन के बाद वेल्स विश्वविद्यालय ब्रिटेन में वुडरो विल्सन पीठ की स्थापना होती है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो प्रथम दो आचार्य थे उसमें पहले थे अल्फ्रेड जिम्मर्न और दूसरे थे चार्ल्स वेबस्टर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो प्रथम दो आचार्य थे उसमें पहले थे अल्फ्रेड जिम्मर्न और दूसरे थे चार्ल्स वेबस्टर। और ये दोनों ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये दोनों ब्रिटेन के इतिहासकार थे। ये दोनों ब्रिटेन के इतिहासकार थे। और 1919 में जब वेल्स यूनिवर्सिटी में वुडरो विल्सन पीठ जो चेयर थी उसकी स्थापना की गई, तो यहीं से इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। नहीं तो इसके पहले जो इसका अध्ययन था वो इतिहास के अंतर्गत ही होता था। और इसीलिए जब ये वेल्स यूनिवर्सिटी में वुडरो विल्सन पीठ की स्थापना की गई, तो इसके जो प्रथम दो आचार्य थे अल्फ्रेड जिम्मर्न और चार्ल्स वेबस्टर, वो इतिहासकार ही थे। और क्योंकि इतिहास से ही ये अलग होता है और पहले इसका अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता था, तो उस समय क्या था कि जब इसका अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जा रहा था तो वहाँ पर जो दो से अधिक राष्ट्रों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते थे, जो कूटनीतिक संबंध होते थे, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन किया जाता था। तो इसके दो प्रथम आचार्य अल्फ्रेड जिम्मर्न और चार्ल्स वेबस्टर थे, जो ब्रिटेन के इतिहासकार थे। और इसकी जो विकास यात्रा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो भी तमाम उतार चढ़ावों से भरी रही है, जैसा कि अन्य डिसिप्लिन्स के साथ हुआ है। भाई कोई भी चीज़ है वो नेचुरली होता है कि कोई भी चीज़ जब शुरुआत में आती है, जब उसकी स्थापना की जाती है, तो उसको बहुत सारे चुनौतियों का, बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। ठीक यही चीज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ भी घटित होता है। तो जब 1919 में इसकी स्थापना हो जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, तो 1919 से 1939 का जो ये टाइम पीरियड है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को संस्थागत रूप प्रदान करने की कोशिश की गई। यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को संस्थागत रूप प्रदान करने की कोशिश की गई। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को संस्थागत रूप प्रदान करने में दो चीज़ों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वो दो चीज़ें कौन हैं? वो दो चीज़ें हैं, एक है
अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इस टाइम पीरियड में संस्थागत रूप प्रदान करने की कोशिश की गई, और इसको संस्थागत रूप देने में दो चीज़ों ने, एक है अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इन दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। और जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरनेशनल लॉ बनाए गए कि भाई जो विभिन्न राष्ट्र हैं, ये जो इनके भी जो तो समस्याएं होंगी, जो टकराव होगा किसी इशू को लेकर के, तो वो लोग शांति के साथ और चर्चा के साथ उसको निपटाएंगे, बल प्रयोग नहीं करने की कोशिश करेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वुडरो विल्सन के महत्वपूर्ण उनका जो उन्होंने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, तो यही इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशंस है उसकी स्थापना होती है। हालांकि वुडरो विल्सन ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, लेकिन वही अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का कभी सदस्य नहीं बना। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को संस्थागत रूप प्रदान करने की कोशिश की गई, और इसे संस्थागत रूप प्रदान करने के संबंध में जो ये टाइम पीरियड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन शुरुआत 1919 से मानी जाती है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली देखें, व्यवहारिक रूप से देखें, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक स्वायत्त अनुशासन का जो मतलब जो उसका जो स्वायत्त अनुशासन के रूप में उसको जो मान्यता मिली, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिलती है। व्यवहारिक रूप से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में मान्यता वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिलती है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विकास यात्रा में, उसकी जो ऐतिहासिक विकास यात्रा रही है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम है उसने उसमें निभाया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, अभी हम उसकी चर्चा करते हैं। तो यहीं से क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो सैद्धांतिकरण की जो प्रक्रिया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही प्रारंभ होती है, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के संबंध में आते हैं। जैसे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उसमें है आपका यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत आता है 1948 में। मार्गेंथाउ बड़ा जाना पहचाना नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, ये आता है। फिर आपका नव यथार्थवादी सिद्धांत आता है।
यथार्थवादी सिद्धांत 1979 में केनेथ वाल्ज को इसका प्रतिपादक माना जाता है। और जैसे आपका है व्यवस्था सिद्धांत, ये इसको लाते हैं मॉर्टन कैप्लान। फिर आपका आता है निर्णय निर्माण सिद्धांत, इसके महत्वपूर्ण विचारक हैं रिचर्ड स्नाइडर। और आपका आता है गेम थियरी, खेल सिद्धांत, थॉमस शेलिंग। तो सेकंड और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन ये बड़े ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक सैद्धांतिकरण का रूप प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो विकास यात्रा है, उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें ये टाइम पीरियड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये जो सारी अवधारणाएं हैं, इसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। उसको सैद्धांतिकरण का रूप प्रदान किया जाता है इन सब के माध्यम से। तो इसलिए आप तो देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि व्यवहारिक रूप से जो एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो पहचान मिलती है, वो वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही मिलती है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत आए और उन्होंने नई नई बातों को दुनिया के सामने रखा। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत जिस प्रकार की चीज़ें घटित होती हैं, किस प्रकार से राजनेता निर्णय लेते हैं और किस प्रकार से पॉलिटिक्स चलती है, तो तमाम सारे बिंदुओं पर इन सारे सिद्धांतों ने प्रकाश डाला और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने में इन सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये सैद्धांतिक स्वरूप प्राप्त कर सका। इसके सैद्धांतिकरण की जो प्रक्रिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है और ये व्यवहारिक रूप में एक स्वायत्त अनुशासन का रूप प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि एक विषय को, जैसे कोई विषय होता है तो उसको स्वायत्त अनुशासन की जो मान्यता दी जाती है, उसको जो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन का जो उसको दर्जा दिया जाता है, तो उसके मानदंड क्या होते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्वायत्त अनुशासन मानदंड। जहाँ तक एक विषय के स्वायत्त अनुशासन के मानदंड की बात है, तो इस संबंध में तीन चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। उसमें पहला होता है स्पष्ट और निश्चित विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र स्पष्ट अवधारणात्मक
संरचना और तीसरा होता है व्यावहारिक महत्व से युक्त व्यावहारिक महत्व से युक्त सिद्धांत। मित्रों, जब कोई विषय इन तीन शर्तों को पूरा करता है तभी उसे एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में मान्यता दी जाती है। वो तीन आधार क्या हैं? उसमें पहला है कि स्पष्ट और निश्चित विषय क्षेत्र, मतलब कि जो एक विषय है जिसको एक हम स्वायत्त अनुशासन के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं, तो उस विषय के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो उसकी अवधारणा है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और तीसरा जो है कि उस विषय के जो सिद्धांत होंगे, उसकी जो थियरी होगी वो व्यवहारिक महत्व से युक्त होगी, मतलब उसके जो सिद्धांत होंगे वो व्यवहारिक रूप में उनका इम्पॉर्टेंस होगा, वो व्यवहारिक रूप से प्रासंगिक होंगे, ताकि वो जो समाज की समस्याएं हैं वो उनके समाधान में वो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें। तो ये जो तीनों आधार हैं, जब कोई विषय इन तीनों आधारों को पूरा करता है, इन तीनों आधारों को फुलफिल करता है, तभी उसे एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के संबंध में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम पीरियड है, जहां उसको सैद्धांतिकरण का स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर उसका जो विषय क्षेत्र है वो भी काफ़ी स्पष्ट हुआ। भाई बहुत सारे सिद्धांत सामने आए, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है और उसके जो उस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत भी आते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेता काम कैसे करते हैं, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें इन सिद्धांतों के माध्यम से स्पष्ट होती हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आती हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी आपसे कुछ देर पहले किया है। अब मित्रों, बात ये आती है कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अध्ययन क्यों करें, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो अध्ययन है इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। यदि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अध्ययन नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, यदि हम अध्ययन करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो इन तमाम सारी चीज़ों पर अब हम चर्चा करते हैं। तो इसके जो अध्ययन का महत्व है, अध्ययन का महत्व यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम जानने से वंचित रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम जान ही नहीं पाएंगे, जो चीज़ें हमारे जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं अपने नेता के माध्यम से। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल चैलेंजेस होते हैं, उनके समाधान से सरोकार रखता है, उनके समाधान की बात करता है, उनके समाधान हेतु पूरे विश्व के नेताओं को एक मंच पर बैठाता है, वार्ता के लिए उन्हें प्रेरित करता है। तो जो विषय हमारे डे टू डे लाइफ से, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कार्य कर रहा है, उन समस्याओं को समाधान करने में हमारी मदद कर रहा है, तो ऐसे विषय का जो अध्ययन है इसकी सार्थकता तो खुद ब खुद स्पष्ट हो जा रही है। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। नहीं तो हम इंटरनेशनल लेवल पर जो सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, किसी भी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें किस देश का क्या स्टैंड है, किसी देश का क्या व्यू है, कौन सा देश किस प्रकार से उसका समाधान करना चाहता है, उसका क्या योगदान है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अध्ययन करें और इसके अध्ययन के माध्यम से ही आप इन सब सारी चीज़ों को जान पाएंगे। और ख़ास करके आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ कोई ये घटना विश्व के किसी कोने में घटित होती है और उसका जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व पर दिखाई पड़ता है, तो इस जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, जो आज का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन करना चाहिए, इसकी बहुत प्रासंगिकता है। इसके माध्यम से ही हम तमाम सारी चीज़ों को जान पाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसके माध्यम से स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा विश्व है और इस विश्व में जो रहने वाली जो पूरी की पूरी जनसंख्या है, जो पूरी की पूरी जनसंख्या है, ये जनसंख्या विभिन्न राजनीतिक समुदायों अर्थात जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, जो संप्रभु राज्य हैं, उनमें बटी हुई है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूएसए हो गया, ये आपका ब्रिटेन हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, ये आपका चाइना हो गया, फिर आपका इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और तमाम सारे देश हैं, मतलब वो राजनीतिक समुदाय हैं। तो जो विश्व में जो पूरी की पूरी जनसंख्या है वो विभिन्न राजनीतिक समुदायों अर्थात सॉवरेन स्टेट संप्रभु राज्यों में बटी हुई है। संप्रभु राज्य मतलब जैसे आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, साउथ अफ्रीका, तमाम सारे देश हैं। तो वो पूरी की पूरी जनसंख्या विभिन्न राजनीतिक समुदायों, स्वतंत्र राज्यों में बटी हुई है। और इन्हीं जो ये संप्रभु राज्य हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया है, इन्हीं से मिल करके जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, इन्हीं से मिल करके, इन संप्रभु राज्यों से मिल करके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण होता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इन संप्रभु राज्यों का जो व्यवहार होता है, इनके बीच जो राजनीति होती है, जैसे ब्रिटेन चाइना के बीच हो गया, चाइना इंडिया के बीच हो गया, इंडिया अमेरिका के बीच हो गया, तो इन संप्रभु राज्यों के बीच जो राजनीति होती है, किसी विषय को लेकर के, किसी इशू को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के जो चर्चा होती है, जो डिस्कशंस होते हैं, जो तनाव का निवारण किया जाता है, संघर्ष का समाधान किया जाता है, तो वही जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है। अर्थात कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, वो इन संप्रभु राज्यों से मिलकर के बनती है और इन संप्रभु राज्यों के बीच किसी भी समस्या के समाधान हेतु, किसी भी इशू को सुलझाने के लिए, किसी भी समस्या के निवारण के लिए जो डिस्कशंस होता है, जो डायलॉग होती है, जो वार्ता होती है, जो इनको डिप्लोमेट्स मिलते हैं, वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कही जाती है। तो आप समझिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कितना इम्पॉर्टेंस है, इसकी कितनी रिलेवेंसी है, इसकी कितनी प्रासंगिकता है, ये कितना महत्वपूर्ण विषय है जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के समाधान हेतु विभिन्न राज्यों को एक मंच पर लाता है, उन्हें वार्ता के लिए प्रेरित करता है और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए इनको प्रोत्साहित करता है। तो ऐसे विषय का जो अध्ययन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे इसके विषय यानी ये जो विषय है, इसके अध्ययन की सार्थकता
खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती है। तो इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अध्ययन किया जाना चाहिए, ज़रूर किया जाना चाहिए, और इस संबंध में जितनी जानकारी हो सके लोगों को रखनी चाहिए, न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को बल्कि अन्य लोगों को, क्योंकि भाई ये जो गतिविधि है इससे हमारा आपका जो जीवन है, हम आप जो हैं इससे सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए। इसका अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मान लीजिए कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध चल रहा है, अब इससे देखिए कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर कितनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इससे इंटरनेशनल लेवल पर कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुआ है, भाई वस्तुओं का जो आयात है निर्यात है वो प्रभावित हुआ है। तो इससे जो इंटरनेशनल लेवल पर भाई महंगाई भी बढ़ी है, और चूँकि जो ईंधन है उसका दाम बढ़ गया है, तो और उससे अन्य सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया है, तो इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई भी बढ़ी है और अव्यवस्था भी है, लोग मारे जा रहे हैं, जनधन की हानि हो रही है। तो जैसे मान लीजिए ये रूस यूक्रेन युद्ध है, रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, अब देखिए ये लड़ा जा रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, और अप्रत्यक्ष रूप से नाटो, रूस से नाटो के मध्य, यूक्रेन की तरफ से नाटो है, अब लड़ा जा रहा है। अब इससे देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भाई अपार जनधन की हानि हो रही है, और वो हानि ऐसी है कि उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। भाई क्योंकि जो आदमी इस संसार से चला गया उसको क्षतिपूर्ति के रूप में आप चाहे भाई क्या देंगे, पैसा देंगे। तो पैसा किसी का जो जीवन चला जाता है उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता है। वो थोड़ा सा सांत्वना ज़रूर दे देगा, लेकिन उसकी भरपाई नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अपार जनधन की हानि हो रही है, और ऐसी हानि हो रही है जो अपूरणीय है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही साथ जो लोग हैं वो तमाम सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे आज यूक्रेन में है, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हैं, सब असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं, समस्याओं से दो चार हैं। उसके साथ ही साथ अब चूँकि ये युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन इस युद्ध से भाई हम भी प्रभावित हैं, अगला देश प्रभावित है, विश्व के अन्य लोग भी प्रभावित हैं, और जो चीज़ें सामान्य रूप से चल रही थी वो सामान्य रूप से चल नहीं रही हैं। तो हमारे कहने का आशय ये है कि जो इंटरनेशनल, अब देखिए कि अब जो युद्ध चल रहा है इसका अंततः समाधान, भाई अब युद्ध चल रहा है तो कोई हारेगा या कोई जीतेगा, या तो दोनों समझौता करने। अब समझौता होने के आसार भी नहीं है। आसार इसलिए नहीं है क्योंकि रूस यूक्रेन से ये कह रहा है कि नाटो का मेंबर मत बनो, और यूक्रेन मान नहीं रहा है। और रूस कह रहा है कि युद्ध उसी शर्त पर ख़त्म होगा जब यूक्रेन ये कहे कि हम नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे, और नाटो और अमेरिका की तरफ से ये आश्वासन मिले कि हम भविष्य में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब न तो इस प्रकार का स्टेटमेंट अमेरिका दे रहा है, और न ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की महोदय, वो कह रहे हैं कि हम नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे। वो कह रहे हैं कि अभी नाटो का सदस्य बनना ही चाह रहे हैं। तो इससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और इस युद्ध में चाहे किसी की जीत हो चाहे किसी की हार हो, अंत में वार्ता की टेबल पर आना ही पड़ेगा। भाई युद्ध मान लीजिए समाप्त हो गया, रूस जीत गया, तो अंत में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल होंगे, क्योंकि बहुत सारे युद्ध हुए, आपने इतिहास में देखा है। कोल्ड वार जो कि 45 वर्षों तक चला, और अंततः यूएसएसआर का अंत होता है। देखिए, लेकिन फिर भी अमेरिका और रूस के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हुए, संबंध बढ़े, आयात निर्यात हुआ, संबंध अच्छे हुए। हालांकि आज संबंध ठीक नहीं है। तो हमारे कहने का आशय ये है
कि अंततः इनका समाधान वार्ता के माध्यम से ही होगा, वार्ता की टेबल पर आना ही पड़ेगा, हार या जीत के बाद। तो इससे इतनी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से हम और आप, दुनिया के अन्य जो लोग हैं, अन्य भागों में रहने वाले लोग हैं, वो भी दो चार हो रहे हैं, वो भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान अंततः इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माध्यम से ही होगा, वार्ता के माध्यम से ही होगा। तो जो विषय हमारे जीवन से, हमारे आपके डे टू डे लाइफ से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान में संलग्न है, उनके समाधान हेतु प्रयास कर रहा है, उनके समाधान हेतु विश्व के नेताओं को एक मंच प्रदान कर रहा है, तो ऐसे विषय का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। और इससे इस विषय की जो सार्थकता है, इस विषय का जो इम्पोर्टेंस है, इस विषय का जो महत्व है, वो खुद ब खुद स्पष्ट हो जा रहा है। तो मित्रों, आज आपने देखा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, किस प्रकार से ये 1919 में एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में, एक एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इसकी शुरुआत होती है, और फिर 19 से 1939 के बीच का जो टाइम पीरियड है ये इसको संस्थागत रूप प्रदान करता है। फिर किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांत आते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने में मदद करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विभिन्न पहलुओं को लोगों के सामने, विश्व के सामने, जन समुदाय के सामने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपने देखा, और इस विषय का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इसका अध्ययन हमें करना चाहिए, और यदि हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो इनसे क्या नुकसान होगा, या किन चीज़ों को जानने से हम वंचित रह जाएंगे, और जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो किन चीज़ों को हम जान पाएंगे, इससे हमारा क्या लाभ होगा, इससे हम किन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने विस्तार से आपके सामने उदाहरण के माध्यम से रखी, और हमें उम्मीद है कि आप को इस संबंध में अच्छी जानकारी मिली होगी, और आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी, और आपकी इस संबंध में जो अवधारणा है वो भी स्पष्ट हो गई होगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो तमाम सारी चीज़ें। मित्रों, अब समय आ गया है क्वेश्चन सेशन का। हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे और आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे, और आपसे निवेदन करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दें। और पिछले कई लेक्चर से मैं इस संबंध में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी तक हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं, किसी भी मित्र के माध्यम से या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से जिसने इसको देखा है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज का जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में शुरुआत कब से होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के
सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? प्रारंभ होती है। तो मित्रों, ये आपके सामने 2 प्रश्न हैं और हम आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे और आपके उत्तर का सहर्ष स्वागत करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे अगले वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।